8. हर्ष, भारत की आजादी के लिए काफी लोगों ने जो है बलिदान दिए अपने अपने स्तर पे, जी अपने अपने लेवल पे। और जब हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति, तो उसमें जो मेन तुमको नाम याद आते हैं, उन मेन नामों में से एक नाम है टीपू सुल्तान का। बिल्कुल। आई मीन नॉर्थ बेल्ट में, हमारे यूपी बिहार साइड में जो है, नॉर्थ साइड में टीपू सुल्तान के बारे में बातचीत बड़ी कम की जाती है, लेकिन अपेरेंटली वहां पे साउथ में मैसूर के इलाकों में टीपू सुल्तान की जो हैसियत है वो किसी डेमी गॉड से कम है नहीं वहां के जो लोकल बिल्कुल। लोग हैं लोगों के लिए। तो मुझे टीपू सुल्तान का कैरेक्टर हमेशा से बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। आई थिंक इनके हैदर अली शायद इनके फादर थे, जो भी अपने आप में बहुत वैलियंट राजा थे, और टीपू सुल्तान भी अपने आप में बहुत एक बड़े कैरिस्मेटिक लीडर थे। कहते हैं कि जब एंग्लो मैसूर वॉर होना शुरू हुई थी, तो टीपू सुल्तान दुनिया के शायद इकलौते ऐसे, हिंदुस्तान के एटलीस्ट इकलौते ऐसे राजा रहे होंगे जो रॉकेट्स का इस्तेमाल करते थे। इनकी आर्मी में रॉकेट्स वगैरह भी थे जो ये फायर करते थे, अपार्ट फ्रॉम तोप के गोले होले, तो ये हमेशा मिलिटरीली बड़े एडवांस रहते थे। तो ये टीपू सुल्तान के बारे में बड़ी खासियत थी। एंड फिर जब चौथी एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जब इनकी डेथ हुई टीपू सुल्तान की, तो एक शहर है श्रीरंगपटना, तो यहाँ पे इनकी डेथ हुई। और उसके बाद लेजेंड्स इस तरीके से कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने मरते वक्त अपने जो लोग जिम्मेदार थे, जिन लोगों ने धोखा दिया था मैसूर के राजपाट को, उनके घराने को, तो उनको एक कर्ज किया था कि तुम्हें जिंदगी भर जो है इस मौत, इस जो युद्ध की जो यादें, इस युद्ध का जो शोर शराबा है, इस युद्ध से विस्थापित हुई जो आत्माएं हैं, तुम्हें पूरी जिंदगी कभी न कभी जो है परेशान करती रहेंगी। और फिर वैसा ही कुछ हुआ। जितने भी लोग एसोसिएटेड थे इस वॉर में, जो लोग मैसूर राजघराने के खिलाफ थे, उनके साथ अजीबो गरीब तरीके से उन लोगों की मौत होना शुरू हुई। कई लोगों के नवजात जो उनकी माएँ थी, जिनके नवजात शिशु हुए थे, उन्हें जो है सपनों में ये आता था वॉर का। उन्हें जो है एक किस्सा बड़ा मशहूर है कि जो आई थिंक के महामंत्री थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ साठगांठ कर ली थी, उनके 2-3 बच्चे थे, और वो 2-3 बच्चे उनकी माँ ने उनको खून में डुबा के मार दिया। अपेरेंटली दैट इज अ स्टोरी। और वो खून कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ पता नहीं। उनकी माँ कहती है उन लोगों का खून है जो लोग मरे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया, वगैरह वगैरह जो भी है जी। तो इस किस्म की बड़ी अजीबो गरीब कहानियां एसोसिएटेड हैं टीपू सुल्तान के कर्ज के साथ। तो मुझे लगा यार ये टॉपिक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है बातचीत करने के लिए। एक तो पहली बात, ये जो कर्ज वाली जो चीजें होती हैं, मतलब हमने जो है जब भी कर्ज के बारे में बात होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि बात चल रही है फिर सतयुग वतयुग की, जब जो है ऋषि मुनि लोग रहा करते थे, वो लोग जब श्राप दिया करते थे, वो चीज। लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम्स में कोई कर्ज करे और उसका कर्ज फलने लग जाए, ये अपने आप में बड़ा जो है मिस्टीरियस लगता है। तो अर्श, क्या मतलब पहली बात, जिससे कि हम जो है टीपू सुल्तान के बारे में डिटेल में बात करें, तो क्या आपने कभी ऐसे कोई इंस्टेंस अपने उसमें देखे कि जहाँ पे किसी इंसान ने पर्टिकुलरली कर्ज कर दिया हो किसी को? हाँ, मतलब इस तरह का बहुत बार होता है जब कोई अब जैसे आपने बताया कि टीपू सुल्तान जी जो थे, उन्होंने मरते मरते कर्ज करा, तो कई बार ऐसा होता है इंसान की कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा अवेयर हो जाती है, इतना ज्यादा कह सकते हैं कि वो जुड़ जाती है ऊपर वाले से, कि वो जैसे लेट्स सपोज कि कोई डिजायर अधूरी और वो उसको करना चाह रहा बहुत स्ट्रांगली, एट द एंड जिस समय उसको करना है वो उस समय पर मतलब किसी ने उसको मार दिया, कुछ ऐसा हो गया, तो वो इच्छा जो अधूरी रह गई। तो कहते हैं कि मरने से पहले यदि आप ऐसी चीजें बोल कर मरते हैं तो वो कर्ज में बदल जाती है, यदि आप वो कोई रिवेंजफुल चीज है। ओके, उदाहरण के तौर पे कि आपने देखा होगा राहुल, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हर फिल्म में ये दिखाते हैं कि वो कहती कि मैं वापस आऊंगी, जब वो जल रही होती है कोई औरत, तो कहती है वापस आऊंगी, तुम लोग मेरा इंतजार करना, एक एक को चुन चुन के मारूंगी, इस तरीके से। तो ये मतलब मरते मरते वो जो कह रही है वो उसकी स्पिरिट ने अडॉप्ट कर लिया एक तरीके का। इनफैक्ट ये जो टीपू सुल्तान वाली जो कर्ज की मैं बात बता रहा हूँ आपको, टीपू सुल्तान का खुद का एक समर पैलेस हुआ करता था जिसका नाम था दरिया दौलत बाग। ओके, उनका एक समर फोर्ट था जहाँ पे गर्मियों में जाया करते थे, और बड़ा ही लाविश फोर्ट था। एक जमाने में उनके राजघराने की शान था, और आज भी लोग बताते हैं कि उस राजघराने में बिकॉज ऑफ दैट कर्ज लोगों को वहां पे उस बैटल की आवाजें आती हैं, उसके चेम्बर्स में वो आवाजें एको करती हैं। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने टीपू सुल्तान को उसके चेम्बर्स में टहलते हुए भी देखा है। ओके, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अब आप समझे कि वो जो स्पिरिट है वो इस दुनिया से जा तो रही है, मतलब वो इस शरीर को छोड़ तो रही है, पर उसको अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट याद हैं, वो
उन लम्हों को छोड़ना चाहती ही नहीं है। और राहुल, इस तरह की जो आत्माएं होती हैं ना, ये कभी भी मुक्त नहीं होती हैं, आजीवन काल तक Right. चलती रहती हैं। जैसे आपने बोला टीपू सुल्तान, तो अब तक तो क्योंकि इतना टाइम हो गया, उसके स्पिरिट को चले जाना चाहिए, पर उसकी एनर्जी जा ही नहीं सकती वहां से, क्योंकि आप समझे कि उसने इतना ज्यादा कन्विक्शन पावर से बोला है कि उसने मतलब उसकी उस समय की ऊर्जा ने, वो जो मरने के समय की जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा ने उसकी आत्मा को इस दुनिया से कंटिन्यू बांध दिया है। जिस जिस चीज से वो जुड़ी हुई है, उस चीज से वो बंधी रहेगी कंटिन्यू। तो Okay. इसी को हम श्राप बोल देते हैं कि यार इसमें अभी भी उसका अंश है, वो अभी भी शामिल है। आपने सुना होगा कई बार ऐसे पिक्चरों में कि अरे यार ये तो उस डायन का हार है जो अब नहीं रही इस दुनिया में, लेकिन कितना खतरनाक होगा, उसकी आत्मा इसके अंदर है, या कुछ ऐसा करके। ऐसा कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। इनफैक्ट श्रीरंगपटना फोर्ट में लोग बताते हैं आज भी उसी मिलिट्री आर्मर और अटायर में लोगों को वहाँ पे फौजी टहलते हुए दिखाई देते हैं। क्या ऐसा लगता है कि वो अभी भी जो है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं? और एक नहीं, मल्टीपल केसेस में ऐसा हुआ है। ओके, मतलब ये अभी भी होता है वहाँ पे? अभी भी होता है वहाँ पे। मतलब मैं आपको बताऊं राहुल, अजमेर और जयपुर में दोनों जगह पर मतलब मैंने देखा है, एक चीज नोटिस करिए, ये ऐतिहासिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है आमेर का फोर्ट। आपने सुना होगा जयपुर का एक आमेर का किला है। जयपुर के आमेर का फोर्ट, ठीक है। और आमेर के फोर्ट से ठीक पहले जयगढ़ फोर्ट पड़ता है, अगर आपने सुना है, जहाँ पे इस दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, ऐसा कहते हैं। जयगढ़ किला है और वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, और आप उसको देख सकते। कहते हैं जयगढ़ का जो राजा था उसके पास वो तोप हुआ करती थी और बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक था। तो जब वो राजा मरा है, अब लोगों का कहना है ऐसा कि जब वो राजा मरा है तो उसने ये कर्ज करा है कि मेरे मरने के बाद ये जो तोप है या फिर ये जो मेरी जो जितनी भी चीजें हैं, जो युद्ध शस्त्र वाली जो चीजें हैं बेसिकली, वो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरे हथियार वगैरह। अब देखो ये सुनी सुनाई बातें हैं राहुल, लेकिन एक्चुअली में उसके मरने के बाद कोई उसके हथियार इस्तेमाल कर नहीं पाया, वो तोप खराब हो गई। और आज तक वो तोप को कोई बना नहीं पाया, अभी भी वो तोप वहीं पे। तो यानी कि वो ये कह कर गया और वो हो रहा, वो चाहता ही नहीं वो चीज की उसके अलावा वो चीज कोई करे। मतलब उसका कर्ज इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो चीज आज तक का। अब ये इसको आप कर्ज कह लो या कह ले, मतलब उसकी एक इच्छा थी, भाई कोई यूज ही नहीं करेगा इसको। आई मीन अब देखिए, पहली बात तो यार ये जो अकाउंट्स होते हैं इस किस्म के यार हिस्टोरिकल, तो इनका कोई ऐसा कोई एविडेंस कुछ ऐसा होता नहीं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस टाइप का। तो कहीं ये बड़े फोकलोर की बात है। अब जैसे उनकी जो बात है पृथ्वीराज चौहान जी की, उन्होंने एक बाण मारा था, एक वो बड़ा फेमस एक दोहा भी है ना, वो 4 बांस 24 अंगल उस प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो ये भी अब जो रियल कहानी है पता नहीं कितना सही कितना गलत है। तो पॉइंट इसकी कई चीजें फोकलोर की तरफ जुड़ जाती है। मेरा एक सवाल पूछने का मतलब ये था अर्श की, आपने जो इतने केसेस वगैरह किए हैं, तो कभी ऐसा कुछ आपने सुना है कि किसी किसी के श्राप को जो है किसी ने मतलब श्राप दे दिया हो किसी फैमिली को, और ये कंटेम्प्रेरी टाइम में मतलब आजकल के जमाने में, और वो श्राप चल रहा हो टाइप का, अभी भी चल रहा हो? राहुल, दिल्ली का ही एक छोटा मोटा केस था और वहां पर ऐसा कहते, अरे आपने राहुल, ये बहुत कॉमन सी चीज है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग इंसान है, दिल्ली जैसे शहर में मतलब कई ऐसी फैमिली, राहुल मैं किसी शहर को डिनोट नहीं कर रहा हूँ, पर जहां मैंने देखा है तो वो लोग अब जो वृद्ध माँ बाप होते हैं उनको निकाल देते हैं घर से ऐसा करके, और उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, रास्ते पर छोड़ देते हैं। एक फैमिली ने ऐसे ही अपनी मतलब दादी को निकाल दिया था और रोड पर छोड़ दिया, ठीक है जी। और वो मतलब एक होता है ना, बहुत खुददार इंसान होता है कि मैं वृद्धाश्रम तो नहीं जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ तो नहीं जाऊंगा, मेरा खुद का घर है, मुझे जबरदस्ती निकाला गया है तो मैं यहाँ तो नहीं जाऊंगा, ऐसा करके। और जबकि मैंने देखा है उन दादी को, पता है मतलब आपने कभी रॉयल भिखारी को देखा है राहुल? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं कि टर्म्स बड़ी अजीब सी लग रही है सुनने में, पर वो जो दादी थी वो बड़े ही मतलब, उनको गरीब था, लोग आके खाना ना दे जाते थे, लेकिन उनका बड़ा एक अलग सा एटीट्यूड, क्योंकि उनका पैसा बहुत था उनके पास, उनके परिवार वालों ने उनको बाहर निकाल दिया। तो हमने जब पूछा उनको खाना देते वक्त, तो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगी ही नहीं इस जगह से, और मेरे परिवार वाले ही मुझे यहाँ लेने आएंगे। जिस दिन मैं उनको नहीं मिलूंगी यहाँ पर, उस दिन से उनकी दुर्गति शुरू हो जाएगी। इनके जीवन काल में तो कोई नहीं आया राहुल, लेकिन मरने के बाद वो लोग बार बार आए वहां पर। ये मेरी आंखों देखी बात है। मतलब ये वहां आप समझ लो कि वो कपल आता था बार बार, बोलता था कि वो दादी कहाँ है, लेकिन वहां के आसपास के गरीबों और जो घुमटी उमटी वाले थे उनको पता ही नहीं कि वो औरत जो है वो कहाँ चली गई। एक दिन अचानक से मर गई होती तो उसकी बॉडी वहीं होती, लेकिन वो चल भी नहीं पाती थी ठीक से, तो आखिर एक दिन गई कहाँ वो,
विलुप्त हो गई, कुछ हो गया, पता नहीं कुछ। तो जब मैंने उन कपल से पूछा कि एक्चुअली क्या हो क्या रहा है तुम्हें, कि वो जो गुमटी वाला था उसने बोला कि एक बंदा था वो उससे बात करता रहता था। मेरी बात बताई उन्होंने, और भी 2-3 लोग थे। तो मेरी से जब बात हुई तो उन्होंने पूछा कि वो दादी कहाँ है। हमने कहा पता नहीं कहाँ है, लेकिन आपको दिक्कत क्या हो रही है। मतलब उनकी आंखें राहुल देखने वाली थी। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि मेरे घर में दिक्कत चल रही है। तो मैंने कहा देखिए मुझे नहीं पता, मुझे वो दादी कहती थी कि तुम ढूंढते हुए आओगे लेकिन तब ये नहीं मिलेंगे तुमको। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो हमारा बच्चा है, जो उनका छोटा बच्चा है, वो मतलब बूढ़ों की तरह रिएक्ट कर रहा है और कोई उसका कोई वो नहीं है। डॉक्टर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं उसके ब्रेन में हैमरेज है, लेकिन उस वजह से अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है, क्लॉटिंग जमी है उसकी वजह से अजीब हरकतें हो रही हैं, लेकिन आज तक उसका कोई इलाज नहीं मिला। ओके। तो मैंने ये बोला कि आप उस बच्चे को यहाँ ला सकते हैं, इस जगह पे जहाँ दादी बैठा करती थी उनकी। ये बहुत रैंडमली बोला है मैंने, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं मदद ही करूं, मसीहा बन जाऊं। तो उन्होंने कहा कि वो हम नहीं कर सकते। अच्छा, हम चले गए। उसके बाद मुझे वो पान की जो गुमटी लगाता था उसने बताया कि एक दिन वो, ये बहुत टाइम बाद की बात है, जब मेरी इनसे बात हुई है उसके करीब 1-2 साल बाद की बात है। तो ये बोले कि वो एक कपल आए थे और अपने जो बच्चा था इनके, जो जिसको प्रॉब्लम थी बच्चे को, पागल जो था, उसको लाकर वहीं पर दादी वाली जगह पे बैठा दिया। और वो बच्चा कहने लगा कि तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल कर बिल्कुल गलत किया है, अब तो मैं इस दुनिया में नहीं हूं, तो तुम मुझसे ही माफी मांगो। मतलब वो छोटा सा बच्चा वहां बैठ के ये बोल रहा है, सोचो। तब तो वो पैदा भी नहीं हुआ था जब वो बच्चे के साथ, जब इन लोगों ने अपने माँ बाप को निकाला घर से बाहर, तो ये लोग वहां रो रो के माफी मांग रहे थे राहुल, ऐसा उस गुमटी वाले ने बताया। और जब माफी मांगी है, शायद प्रायश्चित किया होगा किसी चीज का, तो इनका बच्चा सही हो गया। उसके बाद से वो लोग फिर कभी नहीं आए उधर। तो ये बड़ी आम सी बात है, लेकिन शायद वो जो बूढ़ी औरत थी उनकी कन्विक्शन पावर मरते समय इतनी ज्यादा, एक इतनी सुपरनैचुरल लेवल पर चली गई हो कि उन्होंने वो जो बद्दुआ दी वो लग गई हो बहुत गंदे तरीके से। शायद इस तरीके से भी हो सकता है। अभी ये इससे ना मुझे एक चीज याद आ रही है अर्श की, वो आई थिंक लोग कहते हैं कि 7 नवंबर 1966 का दिन था और एक गौ रक्षकों का, आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था यहाँ पे। उनकी कुछ मांगे वगैरह थी दिल्ली में, जिसके ऊपर इंदिरा गांधी जी ने तब जो है पुलिस एक्शन कर दिया था। तो पुलिस को वहाँ पे गोलाबारी हुई। इमरजेंसी की बात कर रहे हैं जब हुआ था? नहीं, इमरजेंसी तो इसके काफी टाइम बाद हुई थी। इससे काफी पहले ही जो है एक जो गौ रक्षक थे, बेसिकली गौ रक्षक थे स्वामी करपत्री जी, तो उनकी लीडरशिप में काफी सारे संत लोग जो थे वो दिल्ली में जमा हुए और इंदिरा गांधी ने इन लोगों के ऊपर गोलीबारी करवा दी थी और इसमें हजारों काफी लोगों की जो है मौत हुई। और इसमें जो स्वामी करपत्री जी थे उन्होंने उनको श्राप दिया था। उस दिन था गोपाष्टमी का, कृष्ण गोपाष्टमी का, कि तुम्हारी मौत जो है कृष्ण गोपाष्टमी के दिन होगी। एंड इट जस्ट सो हैपेंड कि जब इंदिरा गांधी जी की मौत हुई उस दिन भी गोपाष्टमी थी, जब संजय गांधी की मौत हुई उस दिन भी गोपाष्टमी थी उनके बेटे की, और जब राजीव गांधी की मौत हुई उस दिन भी गोपाष्टमी। तो ये एक बहुत ही एक अजीब कोइंसिडेंस है जो कि हमारे, अब कोइंसिडेंस है कि वाकई में किसी का, मतलब मैं इसे कोइंसिडेंस नहीं, इसे तो मैं कर्स ही मानूंगा राहुल, क्योंकि कंटिन्यू उसी टाइम पे हैपन होना एक बार तो ठीक है, हो सकता है अभी लोगों का अपना अपना मानना है, बट बहरहाल कुछ ऐसा हुआ। तो एक जो कन्विक्शन वाली आप बात कर रहे हैं जी कि वो वाकई में अगर आप किसी कन्विक्शन के साथ किसी को बद्दुआ दें तो इट स्टार्ट्स हैपनिंग, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। शायद हम लोग इसके ऊपर एक एपिसोड, बिल्कुल अब ये मुझे थोड़ा, अगर आपने कोई ऐसा केस किया हो जिसमें क्या, अच्छा अर्श ये बताइए, अगर ये चीज एक रियलिटी है तो आपने इतने सारे केसेस किए हैं, जब आप एग्जॉर्सिज्म वगैरह करने जाते हैं तो अगर कोई एंटिटी होती है तो यार एंटिटी तो आपको यार जाहिर सी बात है कर्ज करती होगी ना, मतलब कि जो भी अपनी बौखलाहट में या तिलमिलाहट में कई बार इस तरह की बातें कहती होगी कि मैं कर्ज कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस किसी का, वो भी बहुत ज्यादा पेन में है, तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं मुझे हार्म कर सकता है, या ऐसा कभी कुछ सीन हुआ हो आपके साथ? राहुल, पहली बात तो जब आप एग्जॉर्सिज्म कर रहे हैं या फिर किसी इंसान के शरीर से कोई नेगेटिव स्पिरिट को निकाल रहे हैं जी, यहीं पर आपका आंसर छुपा हुआ है। क्योंकि देखो, जब हम अपनी कन्विक्शन पावर से अपने शरीर के थ्रू बोलते हैं ना, तो वो होता है, ठीक है, वो मैनिफेस्ट आप उसको बोल लें, अफर्मेशन बोल, कुछ भी बोल लें, वो होता है। लेकिन जब एग्जॉर्सिज्म हो रहा होता है, जिस समय पर आत्माओं को निकाला जा रहा होता है, तो वो आत्मा जो है उसका घर ये नहीं है हमारा शरीर, राइट? मतलब वो अपने एक्चुअल शरीर में नहीं है, वो किसी और शरीर में आकर विल के अगेंस्ट जाकर ये सब बातें कर रही है कि तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, आज जाओगे घर में तुम्हारी माँ का गला कटा मिलेगा।
ये सब बहुत आराम से सुनने को मिलता है, ये सब आपको बोला ये गया बहुत है। कॉमन है सुनने को। मतलब पहली बार में तो खैर मुझे बहुत डर लगा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन जी। उसके बाद तो मतलब ऐसा हो गया कि राह चलते हुए कोई भी कुछ भी बोल तो वो बोलने लगी कंटिन्यू। मतलब एक औरत थी, मुझे आज भी वो केस याद है। तो केस ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन थोड़ा हैवी केस था। तो उस केस को सॉल्व करते समय उस औरत ने बोला कि तुम्हारे घर के सारे सदस्यों को मैं मार डालूंगी, जिंदा जला दूंगी, तुम्हारे घर में आग लगेगी। राहुल ये सुनिएगा कि तुम्हारे घर में आग लगेगी। ओके। तो मैंने कहा कि ठीक है, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब कॉमन हो गया था मेरे लिए। ये एंटिटी कौन सी थी अगर मैं आपसे पूछूं तो? अब ये एंटिटी ऐसा कहते हैं कि मतलब किसी डायन की स्पिरिट थी, चुड़ैल थी, आप ऐसे मान के चलो, उस औरत के ऊपर। ओके। तो वो बार बार ये बोल रही थी कि मतलब इस औरत ने गलती से कोई ऐसा मतलब बर्तन था जो बाहर से खरीदा, एंटीक दिखने वाला बर्तन था, और इसने उस बर्तन को जाने अनजाने में तोड़ दिया। राहुल पहले तो बड़े प्यार से रखा, फिर तोड़ दिया, और वो डायन, कोई डायन होगी अपने जीवन काल में वो यूज करती होगी, शायद उसी से जुड़ा हुआ वो कर्ज इसके ऊपर लग गया। तो जब इसको सही किया जा रहा था, एक तरीके से हाथ पैर बंधे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे आप पिक्चर में देखते हो, पर ऐसा नहीं होता है कि वो हवा में उड़ गई, बेड खड़ा हो गया, बेड के साथ साथ वो भी उछल गई, ऐसा नहीं होता है कभी। वो नॉर्मली चिल्लाते हैं वो लोग ऐसा करके। और ऐसा कभी नहीं होता राहुल कि वो आत्मा आदि बाहर आ रही है सॉफ्ट ग्लो में और बोल रही कि मैं बाहर आ गई हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वही इंसान बोलता है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई इंसान बोलता है, चलो ठीक है, आपके ऊपर हुआ, आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है और फिर जो चीजें हैं आपके पास, एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई केस हो जिसमें वाकई में किसी फैमिली के ऊपर कोई कर्ज हो, और कर्ज हो किसी एक ऐसे इंसान का जो शायद अब जिंदा नहीं, ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में कैसे आप उस कर्ज को कैसे आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? क्या उसके पीछे कोई विधान होते हैं? बहुत सारे विधान होते हैं। मतलब ऐसे कभी कुछ किया आपने? करा है, बहुत तो नहीं कह सकते, बट यस मैंने किया हुआ है। क्योंकि दो ही तरह के सिनेरियो होते हैं जी, जिनको मैं सही करता हूँ, जिनको मैं जाता हूँ कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कोशिश करूंगा मैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। तो एक सिनेरियो होता है पोजेशन का, जहां पोजेस होता है इंसान। एक सिनेरियो होता है जहां पर कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट होता है, कर्स्ड कोई चीज होती है, या पीढ़ियों से चला आया कोई कर्स होता है। राइट, ठीक है, दो सिनेरियो होते हैं। इसके अलावा मैं रेकी वगैरह ये सब चीजें नहीं करता। मैं मतलब थोड़ा डिफर भी करता हूँ। वगैरह कर्स में होती भी है क्या? मुझे नहीं, मतलब मुझे आता भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ इन सब चीजों को ज्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ना मेरी स्टडी इनके ऊपर। तो अब राहुल, जब कोई ऐसा कर्स वाला सिनेरियो आता है तो पहले ये देखना पड़ता है कि उनकी फैमिली की बैक हिस्ट्री क्या है। उनकी फैमिली जो आ रही है वो किस बैकग्राउंड से आ रही है। राजा महाराजा के बैकग्राउंड से आ रही है, जैसे पृथ्वी भैया हैं हमारे एक जो एडिटर हैं, तो वो मतलब उनका एक ऑलरेडी रॉयल फैमिलीज आते हैं बंगाल की, वो उनका अब अगर कर्ज कुछ होगा तो बड़ा मतलब बड़ी खतरनाक तरीके से, क्योंकि अब सोचो राजा महाराजा के टाइम का जो कर्ज होता है वो राजा महाराजा के ऊपर लगा हुआ कर्ज है। मतलब ऑलरेडी बहुत प्रोटेक्टेड इंसान है, उस पर किसी बड़े पंडित ने, प्रकांड पंडित ने कोई कर्ज लगा दिया, फिर वो पीढ़ियों तक चल रहा है, मान के चलिए, या कैसे भी करके वहां पे 100 कर्ज चला। मैंने एक ऐसा केस मतलब डील किया था जहां पर कर्ज था बड़ा नॉर्मल सा। मतलब वहां पर एक इंसान ने ही कर्ज दिया था, राह चलते इंसान ने, आउट ऑफ नोवेयर। और कैसे वो भी मैं बता दूं, उस इंसान का पैर उनकी गाड़ी के नीचे आ गया था। मतलब हमारे पैर के आगे जो पंजे होते हैं ना, कार जब स्पीड से निकलती है तो कैसे निकलती है, राइट? तो कार चढ़ा के वो निकला और इस इंसान ने बोला कि जा तेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाए, बहुत नॉर्मली। और स्पीड, वो कार वाले रुके और आए वापस, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आए, लेकिन तब तक ये बोल चुका था। उन्होंने पट्टी वट्टी कराई प्रॉपर। तब इस इंसान ने बोला कि ब्राह्मण था, पूरा प्योर ब्राह्मण था, और कहीं पूजा वूजा कराने जा रहा था। तो इसने बोला कि आपने हमारे पैर पे गाड़ी चढ़ा के बहुत गलत किया है। अब ये लोगों ने बोला कि बाबा माफ कर दो, अब हो गया, गलती से चढ़ गई। तो उन्होंने कहा देखो, हमने तुम्हारे पूरे खानदान को श्राप दे दिया है। अब कहने में बड़ा नॉर्मल है, आजकल सुनने में भी नॉर्मल है कि अरे खानदान को दे रहे हो, चलो देखते हैं तुम्हारा क्या होगा। कुछ लोग जो थे गाड़ी में, 3-4 लोग औरतें थी, उन्होंने कहा हाँ देख लेंगे बाबा, बहुत आए ऐसे बाबा देखने वाले। तो जिन्होंने ये बोला राहुल, उनकी पूरे पीढ़ियों तक कर्ज लग गया। मतलब उनके बेटे को कर्ज लगा, उनकी बच्ची को कर्ज लगा। मतलब अब आज तक शादी नादी नहीं हुई उनकी, आज तक वो लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। और जो औरत है वो उसको लगवा मार गया आधे शरीर में। मतलब ऐसी गंदी, जो उसका जो सीन है इतना गंदा हो रखा है कि आप जाके कहोगे इनसे ज्यादा अनलकी इंसान हमने देखा नहीं। पैसा बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है। तो उन्होंने हमको एक दिन ऐसे बोला कि अगर आप देख सकते हैं, ये किसी के थ्रू हुआ। मैंने कहा कि मैं देख लेता हूं, लेकिन मैं सही कर दूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो
अब जैसे ये जो कर्ज है किसी ब्राह्मण के मुख से निकला है, ऐसा कहते हैं जब ब्राह्मण के मुख से कर्ज निकलता है और यदि आपको उसको तर्पण करना होता है ना, तो आपको या तो दिनचर्या रखो ब्राह्मणों के जैसी कम से कम 1 साल तक, ठीक है, तब तुम उस ब्राह्मण के कर्ज को शांत कर सकते हो, या फिर तुम्हें किसी ब्राह्मण को कंटिन्यू भोजन कराना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी चीज, ये तरीका है कि विधान है एक्चुअली। ये मतलब मेंशन उसमें आता तरीकों ये में से आता मेंशन है। तरीकों में आता है। ये बहुत सारे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं, पुराने अगस्त मुनि जो हुआ करते थे, उनसे जी। आपने ब्रह्म हत्या के बारे में सुना होगा ना, जी, जब जी, ब्राह्मण बिल्कुल, को मार बिल्कुल, दो तो फिर आपको, जब राम जी ने शिवलिंग बनाया था, आपको याद है ना, रावण को जब उन्होंने मारा था तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उनको, तो अब जी। उन्होंने बहुत सारे 1008 शिवलिंग की स्थापना करी, मतलब जो जो अलग अलग कहानियां हैं वहां उस हिसाब से, तो उन्होंने उस पाप से मुक्ति पाने के लिए ये सारी चीजें करी। तो ब्राह्मण का इसलिए क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो उनका जो पूरा पुरानी पीढ़ी है वो तब से मंत्र जाप करती आ रही है, तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी ऑलरेडी खतरनाक हो, तो शायद Okay. इनके घर में जब मैं गया हूं तो मुझे बड़ी अजीब तरीके की एनर्जी मिली, और ये कोई एंटिटी नहीं थी राहुल, सबसे अजीब चीज था, कर्ज के साथ एक बड़ा अलग सा सिनेरियो है। 90% लोग कर्ज को एंटिटी समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। बोला गया जो कर्ज है आप उसको एंटिटी कैसे समझ लोगे, ये बताओ, क्या नाम दे ज्यादातर दोगे? लोग कर्ज को एंटिटी समझ लेते हैं, इसका मतलब अब मैं कर्ज समझा दे नहीं। दिया ब्राह्मण Okay. ने, इनके परिवार में दिक्कतें होना शुरू हो गई, तो क्या बोलेंगे कि पर- किसी आत्मा का साय किसी का किया कराया है एक तरीके का। नहीं, पर जैसे जो मैंने श्रीरंगपटना वाले जो मैंने वो केस बताया, जिसमें लोगों को अभी भी उस युद्ध की आवाजें आती हैं और टीपू सुल्तान यहाँ तक दिखाई देता है, वो फौजी भी दिखाई देते हैं। जी, तो ऐसे में मतलब ये कर्ज है, तो वो जो दिख रहा है वो खाली विजन्स हैं या वाकई में वहां पे एंटिटीज हैं जो टहल रही हैं? नहीं, वो सिर्फ विजन्स हैं। उसे विजन्स हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर वो विजन्स ही हैं, वो श्राप के कारण ही दिख रहा है। मतलब यदि वो एंटिटीज होती, राहुल आप एक इमेजिन करो ना, यदि वो एंटिटीज होती तो इन लोगों का शरीर झेल नहीं पाता जो वहां पर लोग रह रहे हैं। मतलब Okay. जिस तरह की ऊर्जा के लोग पहले होते, मेरा ये मानना है, स्पेशली जब कुरुक्षेत्र भी जब मैं जाता हूँ, जब मैं वहां पे चीजें देखता हूँ, तो मेरा भी ये पर्टिकुलर मानना है कि वो विजन्स हैं एक कर्स या फिर एक किसी बून के कारण वो दिख रहे हैं। यदि वो एंटिटी आज भी वहां पर उतनी ही मौजूद होती ना, क्योंकि कितना खून खराबा हुआ है कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में जी। कितना खून खराबा, और ऐसा नहीं है कि जिनको हम जानते हैं घटोत्कच और ये सब, इन वीरों के अलावा भी जो सेनापति होते तो वो कितने वीर होते थे, अभी हमको आइडिया भी नहीं है कि वो कितने वीर होते थे और कितने खतरनाक होते थे। तो उनकी ऊर्जा वहां पर मतलब ऊर्जा रह सकती है, मेरा जी। ये मानना है। बट मैं ये जानता हूं कि अगर उनकी एक्चुअली स्पिरिट रुकी होगी ना वहां पर, तो इंसान का खड़े होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज की डेट में हम उतने कैपेबल नहीं है। ए बाय द वे, मुझे इससे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आई। जी। जो हम लोगों का जो वैदिक पॉडकास्ट है, दूसरा पॉडकास्ट है, जी, उसमें हम लोगों ने एक एपिसोड, आपको याद है, महाभारत के ऊपर किया था, महाभारत के युद्ध के ऊपर किया था। बिल्कुल। और उसमें एक थियोलॉजिस्ट हैं, थियोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब हिस्ट्री के ये वो हैं, रिसर्चर हैं, उनका मुझे एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने ये एक वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्राफ दिखाया था। जी, और उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि जो टाइम बताया गया महाभारत के आसपास का, उस टाइम के दौरान दुनिया में मर्दों की पॉपुलेशन में एक डिप आया था। और उसके बाद आपको याद है हमने इस चीज को डिस्कस किया था, उसके बिल्कुल, बाद फिर पूरा discussion पॉपुलेशन ने है, वापस रिगेन किया था। स्पेशली ये जो डिप आया था ये एशिया और हमारे आसपास की कंट्रीज में आया था। तो मतलब कहने का उनका जो इससे इन्फेरेंस था, जो लॉजिक कंक्लूजन उन्होंने निकाला था, ये था कि इस दौरान में कुछ तो भी मैसिव हुआ है। अब दुनिया जहान बोलती है कि कुछ शायद मीटियोर एस्ट्रॉइड वगैरह हिट किया होगा या कोई पैंडेमिक आया होगा यहाँ पे, और एटलीस्ट उन साइंटिस्ट का मानना बहुत स्ट्रांग ये है कि ये महाभारत युद्ध के कारण हुआ है। तो Okay. मतलब मुझे ये फैक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि महाभारत युद्ध में कभी हम लोग कभी जो लोग उसमें लड़े, जो सैनिक, जो फौजी लड़े, उनकी कभी बात नहीं करते। वो भी कभी जाने नहीं कितने करते हुए कभी। होंगे यार, कितने लोग मरे होंगे, वो भी करोड़ों लाखों के हिसाब से। मतलब अगर आप नॉर्मल चीजों से हट के, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का नाम है द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, तो अभी इंडियन लगा है पीछे, मेरा ये कहने का मतलब है। तो जी। वो सारा इतिहास जो हो चुका है वो कहीं ना कहीं हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे कोई जी। डायन मर गई है, हमने आपको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ या जी। हुआ होगा, एक तरीके जी। का जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली या जो हमने जिया एक तरीके से। अब उन सैनिकों की ऊर्जा बहुत खतरनाक होंगी, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं उस चीज को, लेकिन क्योंकि कर्ज की बात चल रही है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जी। उस समय के जो सैनिक होते थे ना, हवलदार टाइप के मान लो, उनकी भी ऊर्जा हम लोगों से डबल ट्रिपल होती। मतलब हमारी ऊर्जा तो बहुत ही नॉर्मल है,
ये मतलब ये जहां तक मैंने स्टडी किया मुझे ऐसा लगा, टू बी वेरी जी। ऑनेस्ट। तो अगेन मैं इस कर्ज के ऊपर था। जब मैंने उस घर में, ब्राह्मण के घर में जब मैं गया ना, मैंने देखा कि इन लोगों को दिक्कत है राहुल। तो जी। मैंने उनसे बोला कि आप एक काम करो, या तो घर के सारे मेंबर जो मेल हैं वो ब्राह्मणों की तरह रिएक्ट करो, मतलब प्रॉपर ब्राह्मण बनो, चुटियाधारी प्रॉपर जनेऊ उन्हें लगाओ। वो लोग जी। ब्राह्मण नहीं थे बाय द वे, कुछ Okay. ऐसा उनकी केसरवानी टाइप की कोई कास्ट थी, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप 1 साल तक ब्रह्म कुल में रहो, मतलब ब्राह्मण के कुल का धारण करके आप रहो, भले आप हो ना, और किसी एक ब्राह्मण के परिवार को अपना गुरु मानो। इस तरीके से काम होता है राहुल। ये Okay. अच्छा मेरे गुरु का सिखाया हुआ है बाय द वे। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ये किसी स्क्रिप्चर्स में लिखा है या नहीं, पर इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। तो उसके बाद जब मैंने उनको बताया ये सब चीजों को, जी। उन्होंने ये आचरण करना शुरू। आचरण करने के दौरान उनको बीच बीच में क्या लगता था कि उनके पैर पे कोई गाड़ी चढ़ा गया है। आप एक चीज समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज, कि वो उस ब्राह्मण के पैर पे चढ़ा था, वो जो कर्ज जी। था। अब ये ऊर्जा क्या करती है, आपको अपने ही लूप में फंसाएगी बार बार कि Right. तुम भी भुगतो, तुमने उसके साथ क्या करा था एक तरीके का। अब आप इसे कुछ भी कह लो, इसे आप ऐसी ऊर्जा कह लो जो उस ब्राह्मण ने भेजी है, या ऐसी ऊर्जा कह लो जो ऊपर वाले से अपने आप उसे मिल रही है। तो घर के सारे मेंबर्स के जो पैर थे ना राहुल, मैं भूलूंगा नहीं वो लुक, जब उन्होंने सबने एक साथ अपना पैर आगे करके मुझे दिखाया। मतलब उंगलियां उनकी ना चिपटी हुई थी, प्रॉपर ऐसा पिच्ची हुई भी नहीं थी, लेकिन तभी हुई उंगलियां पैरों की। और Okay. देखने में डर लग रहा था, मतलब ऐसी उंगलियां। और वो कम से कम चला है 1 साल तक। 1 साल के बाद राहुल इनके यहाँ ये समझ लो कि एक इंसान बूढ़ा था, बीमार हुआ, वो मर गया है। उसके बाद से इनका श्राप जो है, ये लोग मुक्त हो गए उस श्राप से। और उस बूढ़े ने मरते मरते बोला है कि जाओ, आज से मैं तुमको श्राप से मुक्त करता हूं, आउट ऑफ नोवेयर। जबकि बूढ़ा जानता भी नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है, और उसने बोला कि जाओ, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करता हूं। तब से अब तक राहुल उनका परिवार एकदम खुश है, और कहीं ब्राह्मण देखते हैं तो वो लोग उसका आदर करते हैं बहुत ज्यादा।